मेरे साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बिहार सरकार ने जो मॉडल पेपर लॉन्च किया है सोशल साइंस का, उस पर। ठीक है, हम जानने की कोशिश करेंगे परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। ऐसे समझ के चलिए, सेम टू सेम इसी प्रकार का पूछा जाता है। परीक्षा का पैटर्न हम जानेंगे कितने कितने नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट कोड होता है 111 और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 112 पूछा जाता है, जिसमें से 80 रहता है ऑब्जेक्टिव, 24 रहता है लघु उत्तरीय, 8 रहता है दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, देखिए 80 जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें से केवल आपको 40 बनाना पड़ेगा। ये लघु उत्तरीय जितना प्रश्न के 24 में पूछता है ना, उसमें से ये सब लघु उत्तरीय 2 नंबर का पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरीय 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ जो पेज रहता है वो, ठीक है, कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितना रहता है, 34 रहता है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा एग्जाम में क्या सब रहता है। समय रहता है 2 घंटे 45 मिनट का। ठीक है, और मार्क कितना रहता है, 80 मार्क, जिसको पूर्णांक कहता है, इंग्लिश में फुल मार्क्स कहा जाता है। ठीक है, 80 मार्क का रहता है। अब हम चलते हैं आगे, इंस्ट्रक्शन क्या सब है और ये चीज़ आपको परीक्षा टाइम में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हम जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। ठीक है, OMR पर आपको क्रमांक संख्या अवश्य लिखना है, क्योंकि उसको आप अगर छोड़ के आएंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। इसका मतलब ये हुआ जितना हो सके आप अपने ही भाषा में उत्तर देने का कष्ट करें। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा निर्देश क्या है देखने की कोशिश करते हैं। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। जैसे बाएं साइड क्वेश्चन रहेगा, उसके दाहिना साइड क्या मार्क रहेगा। देखिए हम पता लगाते हैं ये किसको कहा जाता है। जैसे देखिए, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें, ये इसी को कहा जाता है दाहिने साइड अंक निर्दिष्ट है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पुनः निर्देश पे। उसके बाद क्या कहता है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त, देखिए प्रश्नों को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ खंड ब में पूछेगा। ठीक है, खंड अ और खंड ब में। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं एकदम निर्देश पढ़ना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, देखिए खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है, जिनमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और एक बात और याद रखिए, देखिए जो भी आपको सही से 100% कॉन्फिडेंस हो यही इसका उत्तर रहेगा, उसी पे टिक लगेगा। ठीक है, और 40 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मूल्यांकन ऊपर से नीचे की तरफ होगा। जहां उसको 40 तक कंप्लीट हो जाएगा, वहां के बाद अगर आप सही भी बनाएंगे उसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे में 1 नंबर मुझे आता है तो उसको बना लीजिए, उसके बाद 2 3 नहीं आ रहा है, 4 बनना है तो उसको 4 बना लीजिए। ठीक है, उसका काउंट 1 के बाद चौथा काउंट होगा 2 में। इसी तरह उसमें से जो जो आपको अच्छा से बन रहा है उसको ही आप बनाएगा। और इसके साथ हमेशा काले नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अच्छे से गोला को भरेंगे, ये नहीं जो छोड़ देंगे। और एक बात और, OMR के साथ किसी भी तरह का व्हाइटनर, तरल पदार्थ या ब्लेड, नाखून का इत्यादि का प्रयोग नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा ना, मार्क कट जाएगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्या कहता है देखते हैं। देखिए 7 नंबर कहता है, खंड ब में सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं, इतिहास, नागरिक, भूगोल, ठीक है, अर्थशास्त्र और एक होता है पर्यावरण। ठीक है, ये लघु उत्तरीय में 5 विषयों का समायोजन होता है। अब प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित किया गया। कितना अंक निर्धारित, 2 अंक निर्धारित किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतिहास में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जो कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए आजकल के समय में डबल डबल करके पूछा जाता है, और उसमें से आपको जो पसंद है उसमें से उतना उत्तर देना है। ठीक है, 6 गो प्रश्न पूछेगा, 6 गो में से 3 गो जवाब देना है। आगे चलते हैं, राजनीतिक में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न संख्या 9 से 12 तक जो है राजनीतिक विज्ञान से पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर है। अब मार्क कितना है, 2 नंबर का। ठीक है, लघु उत्तरीय ऐसे समझ लिए, लघु उत्तरीय केवल 2 मार्क का रहता है। आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अर्थशास्त्र में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जो कि प्रश्न संख्या 15 से 18 है, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और भूगोल में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जो कि प्रश्न संख्या 21 से 26 है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, आपदा प्रबंधन में
4 लघु उत्तरीय, देखिए इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है पर्यावरण में, आपदा में। और ये कि प्रश्न संख्या 29 से 32 है, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपदा प्रबंधन से केवल 8 प्रश्न पूछा जाता है। 2 लघु उत्तरीय, जैसे 4 पूछेगा तो उसमें से 2 जवाब देना है, 2-2 नंबर का 4 नंबर वो हुआ, और 4 ऑब्जेक्टिव पूछता है, टोटल 8 नंबर हुआ। इसके अतिरिक्त जानने की कोशिश करते हैं, 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जो कि प्रश्न संख्या 7, 8, 13, 14, 19, 20 और 27, 28 है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं भूगोल से एक एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। और हम लोग चलते हैं एक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आने से पहले लास्ट नोटिस पढ़ लेते हैं क्या कहता है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। ठीक है, आप कोई भी ब्लूटूथ, मोबाइल इत्यादि लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न से, ऑब्जेक्टिव से, उसका जवाब देते हैं। ठीक है, खंड अ में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सभी विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों के उत्तर दें, लेकिन मैं यहाँ 80 प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपको वीडियो देखने के बाद इसके साथ PDF प्रोवाइड करूँगा, उसके लिए आप कमेंट में यस भेजिएगा, मैं PDF भेज दूंगा। ठीक है, और आप लोग टेस्ट दीजिए कितना नंबर बन रहा है। चलिए आगे प्रश्न नंबर संख्या 1 से शुरू होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलता है। चलिए प्रश्न क्या कहते हैं, इनमें से कौन जैविक संसाधन। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं जैविक संसाधन क्या होता है। देखिए, ये संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से प्राप्त होता है और इनमें जीवन होता है। जैसे देखिए, मानव हुआ, वनस्पति जात हुआ, तो ये तो नहीं होगा। वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधा नहीं होगा। उसके बाद क्या है, मत्स्य में मछली आ जाता है। ये तीनों क्या हुआ, कट हुआ, बचा क्या, मिट्टी। अब हम देखते हैं अजैव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे क्या हुआ, चट्टान, मिट्टी, हवा, जल, धूप, खनिज इत्यादि। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। भारत सरकार वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए, मतलब वन के मामले में मतलब हरा भरा रहना चाहिए। देखिए, इसका सही आंसर होगा 33%। ऑप्शन क्या होगा, बी। उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। महानदी पर कौन सा बंध बना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, महानदी पर हीराकुंड बांध बंधा हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न क्या करता है, टेक्सोल क्या है। देखिए, टेक्सोल एक कैंसर रोधी दवा है। क्या है, कैंसर रोधी दवा। आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। वीडियो देखने के बाद आप PDF से सेट मारिए। ठीक है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, धात्विक खनिज हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है और वो क्या होता है, लचीला होता है, जिसको पीटने से टूटता वूटता नहीं है, वो क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, जिसमें आवाज हो, वो धात्विक हुआ। इसका उल्टा क्या हुआ, अधात्विक। ठीक है, जैसे में क्या होता है, इसमें धात्विक हम जानने की कोशिश करते हैं। एल्युमिनियम, जिसको बॉक्साइट कहा जाता है, तो ये तो धात्विक हो गया, यहाँ नहीं पूछा है ना। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम, जिसको क्रोमाइट कहा जाता है, तो ये तो धात्विक हो गया। निकेल, ये तो धात्विक हो गया। बचा के ग्रेफाइट। देखिए, अधात्विक उदाहरण है, जैसे ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ। ठीक है, हीरा हुआ, चूना पत्थर हुआ, अभ्रक हुआ, जिप्सम हुआ, नमक हुआ, ये सब क्या हुआ, अधात्विक। यहाँ तक क्लियर। अब हम 6 नंबर तरफ चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन टर्सरियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। देखिए, इसके अंतर्गत आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। देखिए, मेघालय आ गया, इसका क्या आंसर होगा, बी। आगे चलते हैं 7 नंबर की तरफ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 7 नंबर, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। देखिए, इसका कमेंट आप लोग दीजिए। ठीक है, कमेंट में 7 का यूरेनियम होगा, बॉक्साइट होगा, मोनाजाइट होगा, थोरियम होगा, जो होगा कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, 5 तो होगा ही नहीं, 6 तो होगा ही नहीं, तो बचा क्या, 8। क्या होगा, 8 क्षेत्रों में। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर की तरफ।
इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण बनती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में बाढ़ का कारण बना है। ठीक है, आगे चलते हैं 10 नंबर की तरफ। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? मेरे प्यारे साथियों, ये राजस्थान राज्य से है। ठीक है, इसका डेट भी याद कर लीजिए, 30 मई 1975। कितना होगा? 30 मई 1975। आगे चलते हैं 11 नंबर तरफ। 11 नंबर क्या कहता है? इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? मेरे प्यारे साथियों, देखिए अभ्रक हाँ सही है, मैग्नीज सही है, बॉक्साइट सही है, तो इसका क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, अब हम 12 नंबर तक चलते हैं। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इंद्रपुर जलाशय परियोजना बिहार राज्य में है, रोहतास जिले में, सोन नदी पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 13 नंबर पास पे। असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ग्रीन बुक। पौधे के लिए ग्रीन बुक, जीव जंतुओं के लिए रेड बुक। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 14 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, रबी फसल जानने की कोशिश करते, यहाँ नहीं पूछ रहा है ना, तो कौन कौन होते वो चीज़ उसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे गेहूँ, ये तो रबी फसल है। उसके बाद क्या है? चना, ये भी रबी फसल है। उसके बाद सरसों, ये भी रबी फसल है। उसके बाद क्या है? आलू रबी फसल है, जौ रबी फसल है, मसूर, मटर। तो बचा कौन? चावल। तो ये रबी फसल नहीं है, तो कौन सी फसल है? खरीफ फसल। ठीक है, चावल क्या है? खरीफ फसल। इसी तरह घुमा के पूछेगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। आगे 15 नंबर पर चलते हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? ये होता है चूना पत्थर। ठीक है, आगे हम 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा, देखिए महाराष्ट्र सही है, गोवा सही है, केरल से क्या है? इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने ग्रुप में भेजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। साथ में पीडीएफ के लिए कमेंट में यस भेजिए। ठीक, 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर क्या कहता है? 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, ये 17 तारीख को क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कब हुआ था? ये जो चला था 3 जून से 14 जून तक। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन चला था। आगे चलते हैं 18 नंबर पे। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। आगे चलते हैं 19 नंबर की तरफ। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा दार्जिलिंग। कहाँ पे? 1897 वेस्ट बंगाल में, सिंदरापुर में। ठीक है, दार्जिलिंग के सिंदरापुर में। अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, ये बरौनी में। कहाँ पे है? बरौनी में। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 21 नंबर तरफ। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, वर्षा की कमी सूखे का डायरेक्ट संबंध है। जहाँ वर्षा कमी होगा तो वहाँ सूखा होगा ही, और ये तीनों तो नहीं होगा। भूकंप, बाढ़, सुनामी। ठीक, आगे चलते हैं 22 नंबर तरफ। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय के संबंध किससे है? ये होगा नर्मदा नदी से। किससे? नर्मदा नदी से। 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? ये बिपरजॉय। ठीक है, कौन सा आया था? बिपरजॉय। आगे चलते हैं 24 नंबर। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा प्राथमिक, मतलब पी तरंग। ठीक है, क्योंकि यह अधिक तेजी से आता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम 25 नंबर तरफ चलेंगे। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। क्या है? मोबाइल। 26 नंबर तरफ चलते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा लॉर्ड कर्जन के समय
कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास हुआ था, ठीक है, पारित हुआ था। आगे 27 नंबर तरफ चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई मेरे प्यारे साथियों? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई, ठीक है। कब? 1708। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 28 नंबर तरफ। राइन राज संघ की स्थापना किसने की? राइन राज संघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन ने। 29 नंबर तरफ आते हैं। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? देखिए मेरे प्यारे साथियों, अप्रैल थीसिस तो था रूसो नहीं, टॉलस्टॉय नहीं, तो किसने लिखा था? लेनिन ने। किसने लिखा था? लेनिन ने। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं 30 नंबर तरफ। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? देखिए ये जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने यही किया था। और एक बात हमेशा बैठ की वीडियो देखिए, ना कि सो के, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, नींद आ जाएगी। और एक जुनून के साथ देखिए। और चलते हैं 31 नंबर तरफ। 31 नंबर क्या कहते हैं? लाला हृदय लाल ने किसकी स्थापना किया था मेरे प्यारे साथियों? ये होगा स्वराज पार्टी। किसकी? स्वराज पार्टी। 32 नंबर पर चलते हैं। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? देखिए साम्यवादी गुट का अगुवा सोवियत संघ था। कि कौन था? सोवियत संघ। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं 33 नंबर की तरफ। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये 95 थीसिस। क्या है? 95 थीसिस, ठीक है। आगे चलते हैं 34 नंबर पे। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? देखिए ये जेम्स ए हिक्की ने। कब? ईस्वी भी याद कर लीजिए, 29 जनवरी 1780, ठीक है। आगे चलते हैं 35 नंबर पे। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था मेरे प्यारे साथियों? इसका जवाब आप कमेंट में कीजिए। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन या तुर्की, ठीक है। आगे चलते हैं 36 नंबर। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? देखिए ये साबरमती नहीं होगा, सूरत नहीं होगा। आगे चलते हैं डांडी। ये डांडी होगा, ठीक है। कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा दास कैपिटल। क्या होगा? दास कैपिटल। 38 नंबर की तरफ चलते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1965 ईस्वी। 39 नंबर चलते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था मेरे प्यारे साथियों? इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। ब्रिटेन, जर्मनी, रूस या फ्रांस। 40 नंबर की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब? 3 मई 1939। 3 मई 1939। आगे चलते हैं 41 नंबर। बंबई राज्य का विभाजन कर किन 2 राज्यों का गठन हुआ था मेरे प्यारे साथियों? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। कब? 1960 ईस्वी। कब? 1960 ईस्वी, ठीक है। आगे चलते हैं 42 नंबर पे। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं मेरे प्यारे साथियों? बिहार में 19 नगर निगम स्थापित किए गए हैं। 261 नगर पालिका है, 88 नगर परिषद है, 154 नगर पंचायत है। इसको आप नोट कर लीजिए। 43 पे आते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 1953, ठीक है। 22 दिसंबर 1953, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं 44 नंबर पे। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? इसका जवाब होगा निर्वाचन आयोग, ठीक है। 45 नंबर की तरफ चलते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितनी है? ये होगा 3 स्तरीय। देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 46 नंबर। आंग सान सू की किस देश की नागरिक है?
ये होगा म्यांमार, जिसका जन्म 19 जून 1945। 47 नंबर पे चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट थे, ठीक है। कौन थी? मिशेल बाचेलेट। इसका जन्म कब हुआ था? 29 सितंबर 1951। कब हुआ था? 19 सितंबर 1951। आगे चलते हैं 48 पे। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? निष्पक्ष चुनाव। कौन सा होगा? निष्पक्ष चुनाव। आगे 49 नंबर पाते हैं। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही जवाब होगा 543। क्या होगा? 543। बैठ के देखियो ना की क्षमता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था जिसमें कुछ यहाँ आवाज़ साइड से आ गया था, ठीक है। उसको आप इग्नोर करके आगे चलिए। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है मेरे प्यारे साथियों? क्या होगा? ये होगा स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। 51 नंबर तरफ चलते हैं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 10,000 ग्राम पंचायत, 10,000 नगर पंचायत, 20,000 नगर पालिका, 3 लाख, इससे ऊपर नगर निगम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। 52 पे आते हैं। 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की मेरे प्यारे साथियों? ये होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 53 पाइए। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा जिला दंडाधिकारी, जिला कलेक्टर जो को कहा जाता है। आगे चलते हैं 54 नंबर के तरफ। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? ठीक है, इसका सही जवाब होगा सी, 2006 ईस्वी में। कब? अप्रैल 2006 ईस्वी, अप्रैल 2006 ईस्वी में। 55 नंबर पाते हैं। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ मेरे प्यारे साथियों? ये होगा बोलीविया, जो कि अमेरिका के पुअर कंट्री है, अमेरिका का पुअर कंट्री है, ठीक है। 56 नंबर की तरफ चलते हैं। व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है मेरे प्यारे साथियों? इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट में दीजिए। यूगोस्लाविया, उत्तरी आयरलैंड, ब्रिटेन, मैक्सिको, ठीक है। 57 नंबर तरफ चलते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 1928 ईस्वी। कितने ईस्वी? 1928 ईस्वी। 59 नंबर चलते हैं। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है मेरे प्यारे साथियों? पटना नगर निगम में कुल 75 वार्ड है। सॉरी, नगर निगम कितने वार्ड है? 75। 60 नंबर पर चलते हैं। 60 नंबर क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किन की अध्यक्षता में हुई? ये होगा अटल बिहारी वाजपेयी। 61 नंबर पर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? देखिए, ये होगा 1952 ईस्वी में, 6 अगस्त 1952 ईस्वी, ठीक है। अब 62 नंबर पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? देखिए मेरे प्रिय साथियों, ये होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 63 नंबर पर आते हैं। y बराबर c प्लस आई में i क्या है? देखिए, ये होगा ब्याज। क्या है? i फॉर इंटरेस्ट, ब्याज। 64 पर चलते हैं। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों? 64 का क्या होगा? बीमा व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की। कमेंट कीजिए, ठीक। 65 नंबर तरफ चलते हैं। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये होगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 66 नंबर की तरफ। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया गया है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब 67 नंबर पे चलते हैं। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? ये ब्याज होगा। क्या है? ब्याज। पूंजी का रुपया लगाने से इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। अब हम 68 नंबर पर चलते हैं। 68 नंबर क्या कहता है?
इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? मेरे प्यारे साथियों, सहकारी बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे सवाल 70 नंबर पे, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? मेरे प्यारे साथियों, सहकारी बैंक तो नहीं होगा, भूमि विकास बैंक नहीं होगा, तो क्या होगा? नाबार्ड। क्या होगा? नाबार्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 1940 में। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सेवा क्षेत्र। क्या होगा? सेवा क्षेत्र। 57% के अप्रोक्स है। ठीक है, उसका योगदान। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? इसका होगा 1991 ईस्वी। कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा एग मार्क। क्या है? एग मार्क। 75 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, तब तक आप लोग पानी पी लीजिए, क्योंकि प्यास लगने से ब्रेन कमजोर हो जाता है। ठीक है, मन अस्वस्थ रहता है, इसके लिए आप पानी का घोटन दीजिए। ठीक है, 75 नंबर पे आइए, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, चलिए, भोजन सही, स्वास्थ्य सही, शिक्षा सही, तो क्या होगा? इनमें सही। अब हम चलते हैं 76 नंबर की तरफ। 76 नंबर क्या कहता है? जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ 1989 ईस्वी, जो कि 1 अप्रैल 1989 ईस्वी। ठीक है, आगे 77 पे आते हैं, HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी? ये होगा 1990 ईस्वी। कब? 1990 ईस्वी। 78 पे आते हैं, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? ये होगा विनिर्माण। कब? विनिर्माण। 79 होगा, क्या है देखते हैं, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है? मेरे प्यारे साथियों, वस्तु मुद्रा। ठीक है, क्या होगा? आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप अपना नॉलेज का विस्तार कीजिए। अब हम लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव का सेशन समाप्त होते हैं। ठीक है, आप लोग इनमें से केवल आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना था। ठीक है, और हमें इसके साथ PDF डाल देता हूं, और आप लोग एक बार टेस्ट लगा के देखिए कितना सही बन रहा है। ठीक है, वीडियो को एक अच्छे से कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न किस पैटर्न पर रहता है, इससे एक आइडिया मिल जाएगा। खंड ब में हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, खंड ब में इतिहास। ठीक है, इतिहास से लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन प्रश्न पूछता है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। देखिए, रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा? एक ये हुआ। यूरोपियन समाजवादी विचारधारा क्या है? खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था? आगे देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं क्या थी? गांधी इरविन पैक्ट क्या है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये 6 में से आपको केवल 3 का जवाब देना है, जो कि कितने नंबर का है? 2-2 नंबर। देखिए ना, यहाँ इंगित कर किया गया, 2-2 नंबर का है। आप हिस्ट्री सेक्शन से लघुत्तरीय में आपको केवल 6 नंबर मिलेगा। कहाँ? कितना? 6। आगे चलते हैं दीर्घ प्रश्न में। देखिए, इसमें 7 और 8 दीर्घ है, और कौन कौन है? इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें, और दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की? ठीक है, इस दोनों में केवल एक जवाब देना है, जो कि 4 नंबर मिलेगा। तो कितना हुआ? 4। उधर 3 दूना 6 और 4 कितना हुआ? 10 नंबर। तो 10 नंबर का इतिहास में पूछा जाएगा आपसे, लघुत्तरीय और दीर्घ मिलाकर। ठीक है, आगे चलते हैं राजनीतिक विज्ञान। यहाँ देखिए, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से भी देखिए, इसमें क्या है? 9 से 12 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है? लोकतंत्र में दल बदल कानून का क्या महत्व है? 11 नंबर क्या है?
नगर परिषद के प्रमुख अंग क्या है? स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या है? देखिए 4 प्रश्न दिया गया है जिसमें से आप 2 को जवाब देना है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। टोटल कितना हुआ? 4 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। दीर्घ प्रश्न 2 पूछता है, वर्तमान भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना करें। एक है आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न तरीके क्या है, वर्णन करें। ठीक है, इसमें से आपको एक प्रश्न का जवाब देना है जो कि 4 नंबर का है। तो 4 नंबर वो, 4 नंबर ये, 8 नंबर। तो राजनीतिक विज्ञान से कितने नंबर पूछता है? 8 नंबर पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसमें से देखिए जो कि प्रश्न संख्या 15 से 18 तक पूछा गया है। क्या है? मंदी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है? 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद है आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता जागरण से आप क्या समझते हैं? इसमें से देखिए 4 है ना, 4 में से आपको केवल 2 ही का आंसर देना है। कितना का? 2 का। कितने नंबर? 2 नंबर। टोटल कितना हुआ? 4। ठीक है, 4 में से 2 का जवाब देना है, 4 नंबर हुआ। और उसके बाद दीर्घ प्रश्न होता है, 2 को पूछता है। ठीक है, कौन कौन? सेवा क्षेत्र के विकास में संरचना आधारित संरचना के योगदान पर प्रकाश डाले। एक ये हुआ, और एक है राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश के आर्थिक विकास के लिए किस तरह लाभप्रद है। इसमें से आपको केवल एक प्रश्न का जवाब देना है जो कि 4 है। तो कहने का मतलब 4 ये हुआ, 4 वो हुआ। टोटल कितना हुआ? 8 नंबर अर्थशास्त्र से, 8 नंबर राजनीतिक विज्ञान से, राजनीतिक शास्त्र से, और 10 नंबर इतिहास से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 18, 16, 10, 26 नंबर इधर हो गया। आगे चलते हैं। भूगोल में देखते हैं कितना प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, देखते हैं। 21 लौह अयस्क के प्रकारों के नाम बताएं। मृदु जल क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में कैसे सहायक है? आगे वन विनाश के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, और लास्ट है चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। देखिए कितना प्रश्न हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से आपको केवल कितना जवाब देना है? 3। वो भी कितने नंबर का? 2 नंबर का। कितना हो गया? 6 नंबर ये मिल गया। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। इसमें 2 पूछा जाता है। बिहार की किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजना का वर्णन करें या संसाधन के संरक्षण के उपायों की चर्चा करें। तो ये 4 ये हुआ, 6 वो हुआ, तो 10 नंबर ये हुआ। अब हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपदा प्रबंधन से। देखिए आपदा प्रबंधन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसमें केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म कृषि पद्धति की कोई 2 विधियां बताएं। और है जल विभाजक क्षेत्र क्या है? बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय हैं। ठीक है, इसमें से आपको केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना है जो कि कितने नंबर का? 2 नंबर का। टोटल कितना हुआ? 4। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ इसमें, हाँ एक सेकंड एक 32 नंबर भी छोटा गया था। अब हम चर्चा करते हैं कितने कितने नंबर पूछा जाता है। ठीक है, देखिए हिस्ट्री 10 नंबर हुआ। राजनीति से मतलब पॉलिटिकल से 8 नंबर हुआ। अर्थशास्त्र 8 नंबर। भूगोल 10 नंबर। आपदा प्रबंधन 4 नंबर। टोटल कितना हुआ? देखिए 10, 18, 16, 18, 16, 4, 20, 10, 30, 10, 40। 40 नंबर ये हो गया सब्जेक्टिव से, और 40 हुआ ऑब्जेक्टिव से। 40 सब्जेक्टिव, 40 ऑब्जेक्टिव और 20 प्रैक्टिकल। टोटल कितना हो गया? 100 नंबर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे पैटर्न, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न जानना बहुत जरूरी रहता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें विषय के बारे में भी जानकारी नहीं होंगे, वो कृपया इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जहाँ जितना हो सके शेयर कीजिए। लव यू गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।